नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो होली के इस पावन पर्व पर एक बार फिर से आप सभी को पूरे एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आशा करते हैं कि आप सभी ने शानदार तरीके से है ना इस होली को खेला होगा और खेल भी रहे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने आनंद को अपने परिवारजनों के साथ बांट रहे होंगे। तो दोस्तों इस होली पर हम आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर भी लेकर आए हैं जो आपके सामने है कि भैया होली 70 कोड लगाने पर आपको किसी भी प्रकार का कोर्स हो उसमें आपको 70% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे कोई भी बैच हो, एसएससी एग्जाम्स के विभिन्न बैचेस हैं, जीएस फाउंडेशन का बैच है दोस्तों और ये चौथा बैच है। इसके पहले 3 जबरदस्त बैच जीएस फाउंडेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं सीधे सीधे अपने पहले सवाल पर और एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा और बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से एकदम जुड़े रहिएगा। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, यह पूछा गया है। तो बढ़िया सवाल है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो जैसे ये आपका अंग है, तो अंग किधर था दोस्तों? तो जो आज का मुंगेर और उसके आसपास का क्षेत्र है वहां पर अंग हुआ करता था। मत्स्य की बात करें दोस्तों तो जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे मत्स्य के नाम से जाना जाता था। कौशल की बात करें तो आज के समय में जो अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र है उसको कौशल के नाम से जाना जाता था। और मगध का मतलब आज का पटना और उसके आसपास का क्षेत्र, और यही इस सवाल का आंसर भी है। दरअसल में आप सोच रहे होंगे कि ये कब की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये महाजनपद काल की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? महाजनपद काल की बात हो रही है। और महाजनपद काल में आपको याद हो तो कुल मिलाकर दोस्तों 16 राज्य थे। कितने राज्य थे? 16 राज्य थे। और इनकी जानकारियां आपको कहां से मिलती हैं? तो एक तो दोस्तों मिलती है भगवती सूत्र से। जी हाँ, एक तो भगवती सूत्र नाम की किताब है जो कि दरअसल में जैन ग्रंथ है, और एक दोस्तों है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है। और इन दोनों किताबों से हमें जो महाजनपद काल के 16 राज्य थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 16 महाजनपदों के बारे में है ना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक बड़ा फेमस सवाल यह भी आता है कि प्रारंभिक महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य तो काशी होता है, लेकिन सामान्यतः अगर आपसे कहता है कि महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा, महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य पूछता है तब आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। ठीक है। और मगध में लोहे के विशाल भंडार भी मौजूद थे। एसएससी ने कई बार यह सवाल भी पूछा है कि प्राचीन काल में लोहे के विशाल भंडार कहां थे दोस्तों? मगध में थे। सवाल है कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है? लेखा महानियंत्रक पूछ रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अलग होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी आपने पढ़ा होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करते हैं तो याद करिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है भैया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वर्तमान में ये कौन है दोस्तों? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। और कैग का अपॉइंटमेंट जो होता है वो आर्टिकल 148 के तहत होता है और इसके कर्तव्य आर्टिकल 149 में दिए होते हैं। एसएससी ने इसके कर्तव्य भी पूछे हैं कि भैया अगर कैग के कर्तव्यों की बात करें तो कर्तव्य कहां दे रखा है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 149 में इसके कर्तव्य दे रखे हैं। लेकिन वन मोर थिंग कि इसका राइट आंसर भारतीदास है। और ये जो लेखा महानियंत्रक आप देख रहे हैं तो दोस्तों ये संवैधानिक पद नहीं है। जी हां, कैग का पद तो संवैधानिक है लेकिन यह पद संवैधानिक नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कच्छ की खाड़ी पर मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया था, उसका नाम क्या है? देखो, जब ये कही दिया कि कच्छ की खाड़ी पर है ये बंदरगाह, तो आप आराम से बता लेंगे भाई अहमदाबाद कोई बंदरगाह तो है नहीं, कोलकाता बंदरगाह तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी से उसका लेना देना नहीं। कोच्चि दोस्तों केरला में स्थित है। और बिल्कुल इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है वो क्या है? तो दोस्तों इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम जो है वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम है। तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, क्या नाम है इसका? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। याद रहेगा ना? बिल्कुल। और वहीं पर कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या भैया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो दोनों को आपको याद रखने की आवश्यकता है ना? आप देखेंगे ये पूर्वी तट पर है, कोलकाता पूर्वी तट पर है, हालांकि नदी बंदरगाह है। ठीक है, तो ये पूरब में है,
उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, और ये पश्चिमी तट पर है, इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। हालांकि आप ये भी जानते होंगे कि भारत में अगर हम इंटरनेशनल सी पोर्ट्स की बात करते हैं तो भारत में कुल कितने इंटरनेशनल पोर्ट हैं दोस्तों? तो इंटरनेशनल पोर्ट अगर कभी पूछता है तो बताइएगा 13 है। ठीक है, कितने हैं? 13 है, जिसमें से सबसे बड़ा मुंबई वाला है। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा? मुंबई वाला है, और सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर वाला है। ठीक है, डलहौजी के समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए इन पोर्ट्स को, इन बंदरगाहों को खोला गया था, ओपन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? इसमें से कौन सा चालुक्यों की राजधानी थी? जैसे सबसे पहले तो आप देखिए कि कांचीपुरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कांचीपुरम कभी राजधानी हुआ करती थी पल्लवों की। किसकी राजधानी? पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? एहोल थी। वैसे एहोल शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है एहोल अभिलेख। आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले एहोल अभिलेख आता है। अगर आपको याद हो तो एहोल के ही शासक थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के राज कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति, और रवि कीर्ति के द्वारा एहोल अभिलेख को लिखा गया था। और इस एहोल अभिलेख में बताया गया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराकर उसके दक्षिण विजय अभियान को रोक दिया। ठीक है भैया, नर्मदा किनारे हराया। ठीक है भैया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? रवि कीर्ति से या पुलकेशिन द्वितीय से। इसके अनुसार हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराकर उसके दक्षिण विजय अभियान को रोक दिया। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये है कहां? तो भैया कर्नाटका। कहां पर है दोस्त? कर्नाटका में स्थित है, बिल्कुल याद रखेंगे। जबकि कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब अगर रायचूर की बात करें तो रायचूर तो एक दोआब था, रायचूर दोआब, जो कभी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच झगड़े की जड़ था। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा जो है, ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन से मौसम की विशेषता है, किस मौसम में ऐसा देखने को मिलता है, ये बता देना है फटाफट। चलिए फटाफट बताइएगा। तो दोस्तों, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। अब जब जलवायु की बात आई ही है तो एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र की, जैसे भारत की जलवायु क्या है? भारत की जलवायु क्या है भैया? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आप पढ़ते भी हैं कि भाई भारत की जलवायु पूछ ले अगर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? भारत की जलवायु अगर पूछा, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या दोस्तों? भाई उष्णकटिबंधीय मानसूनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उष्णकटिबंधीय मानसूनी होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो इसका एक और आंसर हो सकता है। क्या? इसका हो सकता है कि केवल उष्णकटिबंधीय लिख कर आए, या हो सकता है कि केवल मानसूनी लिख कर आ जाए। ठीक है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझिए कि किसी क्षेत्र में कम से कम 30 वर्षों तक जो औसतन मौसम की अवस्था होती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। एसएससी ने यह सवाल भी पूछा है कि किसी क्षेत्र में कम से कम कितने वर्षों तक की औसत मौसम की अवस्था को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी भारत की है। ठीक, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभ सूदनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? जी हाँ भैया, तो ये आपसे पूछा है चोल शासक। वैसे चोल वंश का संस्थापक तो आपको याद ही होगा। चोल वंश का संस्थापक आपको याद है? तो भाई चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। कौन था दोस्तों? विजयालय था। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। जी हाँ, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये निशुंभ देवी है ना, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो भैया यह तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्त? तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। वैसे भी अगर आप याद करें तो चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी शुरू में अगर आप देखेंगे, जो प्राचीन चोल है उनकी राजधानी क्या थी? उरैयूर थी। और उसके बाद आगे चलकर इनकी राजधानी क्या हो गई? आगे चलकर इनकी राजधानी तंजावुर या तंजौर हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना होता है और एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक और शानदार सवाल कि वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो देखो इस संदर्भ में मैं आपको जरा फटाफट बता दूं कि देखिए क्या है कि शुरू में भारत में हुआ करते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है भैया, क्या हुआ करते थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो शुरू में गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे। ठीक है, और फिर उन्हीं को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, फिर उन्हीं को क्या कहा जाने लगा आगे चलकर? भाई उनको गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया कहा जाने लगा। फिर आगे चलकर क्या हुआ, फिर ये हो गए वायसराय ऑफ इंडिया। क्या हो गए भैया, फिर ये हो गए वायसराय ऑफ इंडिया। कैसे ये चेंजेस हुए ये देखिएगा, एक साथ सब याद हो जाएगा। और फिर जब देश आजाद हुआ तो फिर से ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। अब इसमें सीक्वेंस से ये समझने की जरूरत है कि आप देखेंगे शुरू में भैया क्या हुआ कि बंगाल के पहले गवर्नर किसे बनाया गया, भाई रॉबर्ट क्लाइव को जो बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध जीते थे, तो रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर बना दिया। फिर क्या हुआ कि जिस समय है ना, लास्ट कौन हुआ, लास्ट दरअसल में हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स। क्यों वॉरेन हेस्टिंग्स लास्ट हुआ, इसलिए क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में एक एक्ट आया जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया भैया, रेगुलेटिंग एक्ट ने दोस्तों जो गवर्नर था उसको क्या कहने लगे भैया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा कि ना भैया अब इसको गवर्नर ना कह के गवर्नर जनरल कहेंगे, उसके कुछ कारण थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ वो कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग ही हुआ। कौन से कानून के तहत, तो वो आपके सामने है। इसी प्रकार से अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ, विलियम बेंटिक हुआ। क्यों भैया, क्योंकि विलियम बेंटिक के समय में एक और कानून आया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1833। क्या नाम था, चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया इसके तहत पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, किसे बनाया गया, विलियम बेंटिक को ही बनाया गया। ठीक है भैया, और इस तरह से आप देखेंगे तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ, तो वो हुआ दोस्तों कैनिंग। क्यों भैया, क्योंकि कैनिंग के समय में आप जानते हैं 1857 की क्रांति हो गई, और क्रांति की वजह से जो भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 आया, इसने क्या किया, इसने सीधे सीधे क्या किया 1858 के इस कानून ने, भाई गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया, कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई, इसलिए वायसराय कहने लगे। और इस प्रकार से पहला वायसराय भी किसे बनाया गया, कैनिंग को बनाया गया। सिंपल है एकदम। ठीक है, और अंतिम वायसराय कौन हुआ, तो माउंटबेटन अंतिम वायसराय हुआ। क्यों भाई, तो माउंटबेटन अंतिम वायसराय इस वजह से हुआ क्योंकि माउंटबेटन के समय में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। क्या हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम आया, और स्वतंत्रता अधिनियम ने देश को आजाद कर दिया। मतलब भारत में ब्रिटिश सत्ता खत्म हो गई तो देश आजाद हो गया, तो फिर से उसको गवर्नर जनरल कहने लगे। क्योंकि वायसराय इसलिए कहते थे क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन हुआ, माउंटबेटन हुए, जब तक रहे। और उसके बाद अंतिम कौन हुए, तो अंतिम हुए सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी एकमात्र हुए। ठीक है, और आप आगे देखेंगे कि क्या हुआ कि जब देश में संविधान लागू हो गया तो भाई भारत का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का हो गया, गवर्नर जनरल वगैरह का मामला खत्म हो गया, और इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हो गए, और ये गवर्नर जनरल वगैरह का मामला खत्म हो गया। तो एक जबरदस्त अंदाज में है, शानदार। आप जानते हैं कि बिल्कुल बीके का जी के अंदाज में, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक आपको यहां से बहुत सारी कंफ्यूजन होती रही होंगी, लेकिन आशा करते हैं कि आगे से नहीं होगी। एक दो बार और इसको आप समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है भैया, तो जबरदस्त है ना। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, 1773। अब आप कहेंगे क्या लिखा है, वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत का पहला गवर्नर बना। अब आप कहेंगे सर वॉरेन हेस्टिंग तो भारत का पहला गवर्नर था ही नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत का पहला गवर्नर बना। और यहां पर आप देखिए तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था ना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, जबकि भारत का तो पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत बार होता है कि जब आपसे पूछा जाए, जैसे अलग से पूछ रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बताओ, तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अलग से पूछ रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यही सवाल पूछा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्या पूछा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बताओ, लेकिन ऑप्शन में विलियम बेंटिक नहीं है, तो क्या बताओगे, वॉरेन हेस्टिंग बताओगे। क्यों, क्योंकि भैया वॉरेन हेस्टिंग जहां का गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, वो था तो भारत में ही अल्टीमेटली, तो इस वजह से पहले गवर्नर जनरल के रूप में इसी को काउंट किया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये कई बार अलग अलग एग्जाम में हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो इसमें से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है भैया, तो याद करो एकदम बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा कि धन विधेयक, मनी बिल। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी परिभाषा जो दे रखी है कहां पर दोस्तों, अनुच्छेद
110 में, और इसकी जो प्रोसेस दे रखा है पास करने का वो जो बकायदा 109 में दे रखा है। तो अनुच्छेद 109 में ये बातें लिखी हैं कि भैया धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा और लोकसभा में पास करने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा, तो उसके पास केवल 14 दिन का वक्त होगा। उस 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा पास करे ना करे, पास मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि धन विधेयक समझ गए होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परिरक्षक हैं? इसमें से किसे खाद्य परिरक्षक के रूप में आप जानते हैं? खाद्य परिरक्षक का मतलब हो गया कि फूड, है ना, है ना, कह सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है भैया, तो प्रिजर्वेटिव्स है, और ये कौन है भैया? नमक, सोडियम नाइट्राइट, मसाले और सिरका, ये क्या है? ये खाद्य परिरक्षक है। मतलब इनके साथ खाने को रखने पर खाना खराब नहीं होता है जल्दी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो ठीक है, तो मतलब यही कि सीमा रेखा पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि रेड क्लिफ रेखा तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। यहां पर डूरंड रेखा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूरंड रेखा इसका आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और यहां पर बताना चाहेंगे, जैसे दुनिया की सबसे शांत सीमा रेखा कौन सी है? इस प्रकार का सवाल कई बार आता है। जैसे अब भाई ज्यादातर देशों की सीमाओं पर एकदम बिल्कुल मतलब एक अजीब सी स्थिति बनी रहती है, ऐसा लगता है मतलब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भैया सबसे शांत सीमा रेखा, तो याद रखिएगा सबसे शांत सीमा रेखा जो है वो कहते हैं 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, जो कि किन दो देशों के बीच में है भैया? ये अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, जिसे दुनिया की सबसे शांत सीमा रेखा कहा जाता है। मतलब यहां पर बवाल नहीं होता है ना। हाँ, चलिए, सवाल है कि गंगा नदी के मुख्य धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी की मुख्य धारा, अब ऐसा सवाल क्यों पूछा? क्योंकि गंगा नदी एक नदी से मिलकर तो बनती नहीं, बहुत सारी नदियां हैं। जैसे आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, इस मैप में भी आप देख लीजिए। ठीक है, कि जैसे यहां से क्या होता है, एक तरफ से आ रही होती है अलकनंदा, तो एक तरफ से आ रही होती है एक नदी अलकनंदा, और दूसरी तरफ से, ठीक है, अलकनंदा कहां से आती है? अलकनंदा दरअसल में आप देखेंगे तो संतोपथ हिमानी से आती है। तो उत्तराखंड में जो संतोपथ हिमानी है, उत्तराखंड में जो संतोपथ हिमानी है, और उत्तराखंड में जो गंगोत्री है, ठीक है, वहां से भागीरथी आती है। तो भागीरथी कहां से आती है? भागीरथी आती है कहां से भैया? गंगोत्री से। तो गंगोत्री से आ रही है भागीरथी। ठीक है, गंगोत्री से भागीरथी, और इधर संतोपथ हिमानी से अलकनंदा आती है, और दोनों आपस में आकर जहां मिल जाती हैं वहीं से इसको गंगा कहते हैं। और इस प्रकार से ये गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल होते हुए, ठीक है, बांग्लादेश चली जाती है, और ब्रह्मपुत्री से, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर आगे वो, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इससे ये आपको पता चलता है कि भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? भागीरथी होगा। क्या होगा दोस्तों? भागीरथी होगा। क्लियर, याद रहेगा ना? बिल्कुल। तो भैया ये दोनों आपस में जहां मिलती है उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और हरिद्वार तक माना जाता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। सबसे ज्यादा लंबाई आपको 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ओवरऑल गंगा की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कर्नाटक, है ना, ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? चलिए फटाफट बता डालिए, एकदम बढ़िया वाला सवाल है। तो किसे सम्मानित किया गया भैया? ठीक, तो ये सम्मानित किया गया है मठा बी मंजब्बा ज्योति। तो ये बड़ा अजीब सा नाम हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष, है ना, में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? बेहद आसान सवाल है। आपको याद होगा कि भैया नागरिकता अधिनियम की जब हम बात करते हैं, भाई नागरिकता अधिनियम मतलब भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है। तो भारत में नागरिकता देने की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम भारत में नागरिकता देने की बात करते हैं तो वो 1955 के, है ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम। अच्छा, 1955 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया है, इसके तहत नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके 5 तरीके हैं, और शॉर्टकट ट्रिक क्या है? भूदेव जपो। आप जानते हैं कि भू से क्या हो जाता है? भूमि अर्जन। ठीक है, भूमि अर्जन मतलब लैंड एक्विजिशन। ठीक है, तो भूमि अर्जन द्वारा, एक तो भूमि अर्जन, ठीक है, के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों देशीयकरण द्वारा नागरिकता
है ना प्राप्त की जा सकती है, व से वंश परंपरा द्वारा नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है, ज से जन्म से नागरिकता प्राप्त हो सकती है जैसे हमें आपको है, और प से पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने का। और याद रखिएगा कि ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है इसमें अभी तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं, और ये जो संशोधन भारतीय नागरिकता अधिनियम में होते हैं इन्हीं संशोधनों को क्या कहा जाता है, CAA, जो कि 1986 में पहली बार हुआ था, 1992 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार, 2005 में चौथी बार, 2015 में 5वीं बार और 2019 में 6ठी बार। तो भैया इसमें संशोधन तो 6 बार हुए हैं, बवाल 1 बार हुआ है, 6वीं बार, ठीक है। तो एकदम याद रखना है कि नागरिकता अधिनियम में 6 बार अभी तक संशोधन हो चुके हैं। चलिए, हाँ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बिल्कुल ले लीजिए, आपके काम आएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भारत में नागरिकता कौन देता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारत में नागरिकता दी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं, बढ़िया सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना भैया, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इकोसिस्टम वर्ड किसने यूज किया था पहली बार, तो इकोसिस्टम वर्ड को सबसे पहले यूज किया था एजी टांसले ने। किसने यूज किया था, तो एजी टांसले के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। हालांकि इकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था सबसे पहले, तो इकोलॉजी वर्ड जो यूज किया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने यूज किया था। किसने यूज किया था, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा यूज किया गया था। इसी प्रकार से अगर हम डीप इकोलॉजी की बात करते हैं तो डीप इकोलॉजी किसने यूज किया था, तो ये यूज किया था भैया, किसने यूज किया था, अर्निज नेस ने। किसने, अर्निज नेस ने यूज किया था, अर्निज नेस ने, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, बायोम होगा। क्या होगा, बायोम होगा। क्लियर। चलिए, सवाल बढ़िया है कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब की थी। मतलब ये है कि अपने देश में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कौन देता है, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, 2006 से दिया जा रहा है। बहुत बार पूछा गया सवाल है। अब एक बात ये समझिए, पहली बात तो बिस्मिल्लाह खां कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई वादक है, ठीक है। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी इन्होंने शहनाई का डंका बजाया और भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर शहनाई के मामले में रोशन किया। और इसी वजह से इनको दोस्तों भारत रत्न भी प्रदान किया गया। जी हाँ, इनको भारत रत्न भी मिला है दोस्तों। और एक कहां से बिलोंग करते हैं, अरे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। कहां से, बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। और यही नहीं, एसएससी ने यह भी सवाल पूछा है कि जब देश आजाद हुआ था वर्ष 1947 में, तो उस दिन लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी। तो आजादी वाले दिन लाल किले पर दिल्ली में शहनाई किसने बजाई थी, तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, ठीक है भैया। तो देश की आन बान शान बिस्मिल्लाह खान, 2006 से इनके नाम पर पुरस्कार दिया जा रहा है। जब वह राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बच्चों वाला सवाल है। अगर इकोनॉमिक्स का फोबिया ना हो तो आंसर आप फटाक से दे लेंगे। केवल समझिए भाई, जाहिर सी बात है जब खर्चा है ना इनकम से ज्यादा हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कमा रहा हूं 50,000 और खर्चा करूं 70,000, तो जाहिर सी बात है कि 20,000 का नुकसान है ना, तो घाटा ही तो है सीधा सीधा, ठीक है, घाटा ही तो है, ठीक, घाटा ही है। अब इसको सामान्यतः आप ऐसे समझिए कि जब सरकार के फॉर्मेट में हम समझते हैं, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से, तो हम इसको कहते हैं कि ये हो गया राजकोषीय घाटा। ये क्या हो गया, ये हो गया राजकोषीय घाटा, ठीक है। मतलब पता चला सरकार ने कमाया 50, खर्च कर दिया 70, मतलब 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिया। तो सरकार के पास आया 50, खर्चा हो गया 70, तो 20 रुपए का ज्यादा खर्च हुआ ना। तो ये 20 रुपए क्या है, ये राजकोषीय घाटा है। लेकिन ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, मान लेते हैं कि इसमें 5 रुपए का ब्याज भुगतान है, ठीक है, ब्याज 5 रुपए का ब्याज भुगतान है, जो पिछले कुछ वर्षों में मतलब पिछली सरकारों द्वारा या किसी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लोन लिया गया था, उधार लिया गया था, उस पर क्या चुकाया जा रहा है, ब्याज चुकाया जा रहा है। तो भैया 20 रुपए में से 5 रुपए निकालो तो क्या पता चलेगा, 20 रुपए में से ब्याज भुगतान घटा दो तो ये पता चलेगा कि इस साल एक्चुअली में कितना घाटा हुआ है, और उसी को कहते हैं प्राथमिक घाटा। अब बताओ इसमें कौन सी इकोनॉमिक्स लगाने की जरूरत थी, आराम से समझ में आ गया ना, इजी है, बस वही, और क्या चाहिए। चलिए अगला सवाल, यामिनी कृष्णमूर्ति किस लिए प्रसिद्ध है भैया, यामिनी कृष्णमूर्ति किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। बढ़िया सवाल है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, और भरतनाट्यम तांडव नृत्य है,
तमिलनाडु से रिलेटेड है, आप जानते हैं। लाइक वाला बटन दबाते रहिएगा। मणिपुरी तो आप जानते ही हैं। यक्षगान कर्नाटका से है दोस्तों, कहां से है? कर्नाटका से। और ये भी आपको याद होगा कि कर्नाटका का वैसे कोई अपना शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको एक शानदार वाली ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कई सारी किताबों का नाम एक झटके में याद हो जाएगा। आइए जरा राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बताते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको क्या याद करना है? गीतों पर, गीतों पर। अब देखिए आजकल हर जगह गीत ही गीत चल रहे हैं। होली खेले रघुबीरा या वध में होली खेले रघुबीरा, क्यों भैया? चलिए, तो भैया गीतों पर हिंदू राज, ठीक है। तो गीतों पर हिंदुओं का क्या है? राज है, याद करने के लिए है, ठीक है। गीतों पर हिंदू राज, राज से क्या हो जाएगा? राज से हो जाएगा राजा राम मोहन राय, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। राज से राजा राम मोहन राय, और गी से क्या हो जाएगा? गी से हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है भैया, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये शानदार वाली जो ट्रिक आप देख रहे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में केवल यही मिलने वाली है, क्योंकि शुद्ध रूप से स्वयं के द्वारा बनाई गई ट्रिक है, ठीक है भैया। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के बाद तोहफत उल मुहिद्दीन, ठीक है भैया, तोहफत उल मुहिद्दीन। और इसी प्रकार से पर से क्या हो जाएगा? प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ये क्या है? ये सब किताबें हैं जो राजा राम मोहन राय ने लिखी हैं। क्या है भैया? हिंदू उत्तराधिकार नियम, ठीक है। तो आप समझिए कि एकदम सिंपल सी ट्रिक इस वजह से है, क्योंकि सिंपल ट्रिक इस वजह से कि गीतों पर हिंदू राज, ठीक, और राज से हो गया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की 4 किताबें, जिसमें गिफ्ट टू मोनोथिस्ट में इन्होंने, है ना, एकेश्वरवाद, ठीक है, मतलब एकेश्वरवाद को उपहार, ऐसा मतलब एकेश्वरवाद पर इन्होंने फोकस किया है इसमें, ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार। तोहफत उल मुहिद्दीन का मतलब इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया है। और हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदुओं की, है ना भैया, उत्तराधिकार नियमों पर चर्चा है। हॉकी में यदि अंपायर, गजब का क्वेश्चन है। एसएससी वाले जब ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन को देखकर लगता है कि चाहते नहीं कि आप इसका आंसर दे पाए। हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर, ठीक है, गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब जो है, हाँ, लगने वाली है, ठीक, क्या मतलब बिल्कुल बैंड बजने वाली है, पेनाल्टी कार्नर, ठीक है, अब बचाओ नहीं गोल हुआ, ठीक। चलिए, हॉकी आप जानते हैं कि भारत ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल 12 मेडल ओलंपिक में जीतकर भारत का झंडा गाड़ दिया भैया। गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? देखिए, गुड़ी पड़वा तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए, बहुत अच्छे मौके पर यह क्वेश्चन आया है। आप जानते हैं कि फाल्गुन का महीना चल रहा है, फाल्गुन का महीना चल रहा है और होली का त्योहार है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर, यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया ना कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना बताओ, तो हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? ठीक है, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है, जो शुरू होने वाला है, और लास्ट महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का होता है, जो कि, है ना, खत्म हो रहा है, ठीक है भैया। और हम ये भी जानते हैं कि चैत्र महीना जो है ये हिंदुओं के लिए नववर्ष होता है, ठीक है। तो चैत्र महीने के पहले दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, चैत्र महीने के पहले दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, आंध्र प्रदेश में तथा कर्नाटका में इसी को उगादी के नाम से जाना जाता है, और केरला में इसी को विशु के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। तो ये क्या है? ये नववर्ष का त्योहार है, ठीक है, नववर्ष का त्योहार है। और हाँ, फाल्गुन के महीने में आती है होली, इसीलिए इसको कहा जाता है फगुआ, ठीक है, खेलला। चला, अब देखो भैया एक और शानदार चीज, क्या कि भैया ऐसे ही तो सवाल आता है, जैसे अगर हम नववर्ष की बात करें तो नववर्ष का त्योहार जैसे और लोगों के लिए, नववर्ष का त्योहार किसके लिए भैया? जैसे आप याद करिए तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भैया तिब्बती नववर्ष का त्योहार कौन सा होता है ना, और जैसे पारसी धर्म के लोगों के लिए नववर्ष का त्योहार कौन सा होता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी हो सकते हैं। तो तिब्बती नववर्ष का त्योहार आप जानते होंगे कि ये होता है लोसांग, क्या होता है? लोसांग, ठीक है। और पारसी नववर्ष का त्योहार कौन सा होता है? नवरोज होता है, क्या होता है? नवरोज होता है। क्लियर है ना? तो बिल्कुल याद रखना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको लोसार कहेंगे ना, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारत के नए विदेश सचिव कौन है वर्तमान में? तो विदेश सचिव देखिए राजीव कुमार जी का है, तो आप जानते हैं कि भैया राजीव कुमार जी क्या है आजकल? तो 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है भैया, सीईसी है। विनय मोहन क्वात्रा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा। क्लियर है? चलिए, ये रहा अगला सवाल।
अरे वाह क्या बात है, जीएस फाउंडेशन 4.0 मैदान में, क्या बात है, वो भी होली धमाका ऑफर के साथ 70% डिस्काउंट। तो ले डालो भैया, देर किस बात की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1929 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्त? सॉरी, दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, वर्ष 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी आप जानते हैं कि लखनऊ में क्या मिल जाएगा भैया? तो लखनऊ में आपको मिल जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में स्थापित हुआ था। ठीक है, निश्चित समयांचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? सिंपल, ठीक, क्या कहते हैं भाई? जनगणना कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? जनगणना कहेंगे। और देखिए जनगणना के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद करिए जनगणना से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। जैसे पहली जनगणना कहां पर हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली की अगर हम बात करते हैं तो ये हुई थी 1872 में, और उस समय वायसराय कौन था भैया? तो वायसराय मेयो थे। कौन थे? वायसराय मेयो थे। ठीक है, पहली नियमित जनगणना पूछेगा तो भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1882 में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? रिपन थे। दुनिया में पहली 10 की जनगणना कहां हुई थी? तो पहली 10 की जनगणना की बात करेंगे तो अमेरिका में हुई थी। कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये कम से कम याद रखेंगे। बाकी आप जानते हैं कि ये जनगणना कराता कौन है, किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ठीक है भैया, और ये जो जनगणना होती है इसके लिए एक अधिनियम है भारत में, भारतीय जनगणना अधिनियम। और भारतीय जनगणना अधिनियम कब पास हुआ था दोस्त? वर्ष 1948 में भारतीय जनगणना अधिनियम पास हुआ था। तो स्क्रीनशॉट आप इसकी ले सकते हैं। ठीक, चलिए। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी कहां अवस्थित है? विशालतम पेटी कहां अवस्थित है ये बताना है। बढ़िया सवाल है और फटाफट जरा बता डालिए तो हम जरा समझ लें। हाँ भैया, कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है, तो एकदम याद रखना है, कहां पर? तमिलनाडु में। चलिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है भैया? संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? फटाफट जरा बताना, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बता ही लोगे। क्यों? वाह क्या बात है, 26 नवंबर। क्यों भैया? क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान बना था। ठीक है भैया, तो संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसी वजह से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर बात है? तो एकदम सीधा सीधा आपको याद रखना है। चलिए, हालांकि इसको विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको बताना है संरचना और कार्यकी में समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो संरचना और कार्यकी में समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और ऊतकों के अध्ययन को औतिकी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है भैया? तो हिस्टोलॉजी मतलब औतिकी, मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक, अच्छा, ये भी है जैसे याद करिए कि एक सवाल पूछा जाता है कि हक्सले के अनुसार, ठीक है, क्या होता है? सेल क्या होता है? सेल फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, तो वो भी कई बार पूछा जाता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कोशिका जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, चलिए ये बताइए फटाफट। हाँ भैया, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हाँ भाई, नूपा नृत्य बताना है। तो नूपा नृत्य जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है। कहां से दोस्तों? मणिपुर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन थे? देखो ऐसा है, संविधान सभा, हम जानते हैं कि संविधान सभा क्या है भाई? भारत का संविधान किसने बनाया दोस्तों? भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया। सिंपल सी बात है कि संविधान सभा क्या है? भारत का संविधान इसी ने बनाया। और संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक है, तो विभिन्न जो प्रांत हैं, इसको हमने आपको कल वाली क्लास में बताया भी था कि भैया विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाओं द्वारा नामित लोग होते हैं, है ना, वो नामित क्या है? एक तरह से निर्वाचित होते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर नामित लिख दिया है, नामित न लिख के निर्वाचित लिखा होना चाहिए। मतलब यह है कि संविधान सभा का जो चुनाव था, है ना, उसमें से 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। कैसे इलेक्शन हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। प्रांत, जैसे आज के समय में राज्यसभा का नहीं चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? राज्यों के विधानसभाओं द्वारा होता है। वैसे ही
ठीक है भैया। चलो, और आप जानते हैं कि शुरू में 389 सदस्य डिसाइड किए गए, 296 पर इलेक्शन हुआ। आजादी के बाद, पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद, मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे, जिसमें सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से थे और सबसे ज्यादा रियासतों में कहां से, मैसूर से। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक की अगर हम बात करें, देखो जूट देखो जूट कहां पर होता है पता है? वो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा नहीं है, सुंदरबन डेल्टा, उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। इसमें भारत नंबर 1 पर है, ठीक है। और नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर बांग्लादेश है, ठीक है। नंबर 2 पर कौन है? बांग्लादेश है। और नंबर 3 पर कौन है भैया? नंबर 3 पर चाइना है, ठीक है। तो एकदम याद रखना है भैया, है ना, कि भैया भारत इसमें जूट के उत्पादन में नंबर 1 पर है। कुछ साल पहले बांग्लादेश नंबर 1 पर था, अभी भारत नंबर 1 पर है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की, है ना, एक सहायक नदी है? इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यशोदा। क्या याद कर सकते हैं? यशोदा। तो य से क्या हो जाता है? य से हो जाता है यमुना, ठीक है। य से हो जाएगा यमुना, स से सो से हो जाएगा सोन, और ये दा से हो जाएगा दाएं ओर से, है ना भाई। खैर जैसे भी आप याद करें, सोन नदी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता यह है कि जैसे सपोज करिए कि ये गंगा नदी है और इस प्रकार से आगे बह रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर आकर इससे मिलती है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी मिल गई। इसी तरीके से आकर इसमें मिलती है सोन नदी। इसी तरह से आगे चलकर करमनासा नदी, निरंजना या फल्गु नदी, अजय नदी, ये नदियां आकर मिलती है। और आगे जाकर ये गंगा नदी जो है ना, इसकी एक धारा नीचे की तरफ चली जाती है, जिसको हुगली नदी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हुगली गंगा की सहायक नहीं है, हुगली गंगा की एक क्या है? वितरिका है ना, गंगा की एक वितरिका है, गंगा से ही अलग होकर एक बनी हुई नदी है, ठीक है। जबकि ये सीक्वेंस से समझ पाए आप कि भैया इधर से यमुना है, सोन है, ठीक है, करमनासा है, करमनाशा है, ठीक है, करमनासा, ठीक है। और इसके आगे और जाएंगे तो आपको निरंजना या फल्गु कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अजय नदी कह सकते हैं, छोटी नदी है तो इसको नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ से दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। बाकी ऊपर की तरफ से तो बहुत सारी, जैसे रामगंगा है, गोमती है, ठीक है, आगे गंडक है, ठीक है, घाघरा है, कोसी है, महानंदा है, ठीक है। तो ये नदियां हैं, ठीक। चलिए ये रहा अगला सवाल भैया। सवाल है कि तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? तंजावुर अगर आप याद करें तो तंजावुर बाद में राजधानी बनी, शुरू में राजधानी तो उरैयूर थी। शुरू में राजधानी क्या थी भैया? शुरू में राजधानी उरैयूर थी। तो शुरू में उरैयूर राजधानी थी और आगे चलकर क्या राजधानी हुई? तंजावुर हुई। क्या हुई? तंजावुर हुई। क्लियर बात है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? चोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। क्लियर है? चलो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है भाई साहब, गजब का। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है भैया। हाँ, इसका कैल्शियम है ना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? इसका जो रासायनिक नाम होता है जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अब आप बता लेंगे, है ना, अब आराम से। वैसे भी कई लोगों को याद रहा होगा, क्यों याद रहा होगा ना। तो बिल्कुल कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो है ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसा कोई मामला जो भारत के तीनों संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति, है ना, किसके पास होती है? मतलब देखो ऐसा है, इस मामले में आप जानते हैं कि शक्तियों का विभाजन है भाई भारत में। भाई भारत में शक्तियों का विभाजन है, किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। तो हम जानते हैं कि ये जो शक्तियों का विभाजन है ये भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची में दिए गए विषयों पर कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर दिए गए विषयों पर कानून राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची पर दिए गए विषयों पर कानून दोनों ही बनाते हैं। तो ऐसे मामले जो इन तीनों के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। और अवशिष्ट शक्तियों के मामले में भारतीय संविधान का आर्टिकल 248 ये कहता है कि भैया इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद के पास है। क्लियर बात है? आर्टिकल भी याद रखना, ठीक है, आर्टिकल भी याद रखना क्योंकि आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलो, भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य, तगड़ा सवाल है। भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य, है ना, झुग्गी झोपड़ी, ठीक है। तो भारत में पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त राज्य कौन सा है? देखिए यहां पर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा आंसर होगा। जहां के मुख्यमंत्री कौन है भैया? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और आप ये भी जानते हैं कि उड़ीसा भैया पहला आईएसओ सर्टिफिकेट, पहला जो आईएसओ
सर्टिफिकेट मिला, किस मामले में यह आईएसओ सर्टिफिकेट? तो आईएसओ सर्टिफिकेट ये है ना जनजातीय छात्रावासों के लिए, तो जनजातीय छात्रावासों के लिए, ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है, जहां पर लिंगराज मंदिर भी स्थित है, जजाति केसरी ने बनवाया था, ये पहला है ना सिटी है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। तो आईएसओ सर्टिफाइड पहली सिटी है, आईएसओ सर्टिफाइड पहली सिटी है। तो ये भी आपको इजीली एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, उड़ीसा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको बताना, निम्नलिखित में से किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? भाई देखो, विजय स्तंभ की अगर हम बात करते हैं तो महमूद खिलजी कौन था? मालवा का शासक था। तो मालवा मतलब मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शासक महमूद खिलजी को हराकर इसकी याद में, मतलब इस उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। किसका? विजय स्तंभ, ठीक है, का निर्माण कराया। चलिए, राणा कुंभा। किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? जाति आधारित जनगणना, देखो अब आप देखेंगे तो जाति आधारित जनगणना जो है ये दोस्तों बिहार ने शुरू की है। किसने? बिहार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है। और बिहार की बात करें तो भाई साहब मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश बाबू हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ के डेप्यूटी सीएम कौन है? डेप्यूटी सीएम है तेजस्वी यादव। अच्छा, अब एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि आजकल ज्यादातर राज्यों में आप देख रहे होंगे डेप्यूटी सीएम का चलन आम हो चुका है। ठीक है, ज्यादातर राज्यों में आपको डेप्यूटी सीएम नजर आ जाते हैं। अब जब डेप्यूटी सीएम जब बार बार नजर आती ही, उत्तर प्रदेश में भी 2 मिल जाएंगे, उधर दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया भाई मिल जाएंगे। तो डेप्यूटी सीएम क्या है? मतलब डेप्यूटी सीएम का पद कैसा पद है? एग्जाम में आता है कई बार ना कि उप मुख्यमंत्री का पद कैसा पद है, तो आप बताएंगे राजनीतिक पद है। कैसा पद है? राजनीतिक पद है। ठीक है भैया, तो एकदम सिंपल सा ही आपको याद रखना है कि राजनीतिक पद है। क्लियर है? बिल्कुल। चले, सवाल है कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति, अगर आप याद करें तो इसको हम कहेंगे नेशनल प्लानिंग कमीशन, इंग्लिश में लिखा भी होगा, है ना। ये देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, नेशनल प्लान, लेकिन एक चीज का ध्यान देंगे, ये नेशनल प्लानिंग कमेटी है, नेशनल प्लानिंग कमीशन नहीं है ना भैया। हाँ ना, वो जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग था वो अलग था। योजना आयोग को भी तो प्लानिंग कमीशन ही कहते हैं, है ना, इसीलिए वहां कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो योजना आयोग को भी प्लानिंग कमीशन कहते हैं, योजना आयोग के भी प्लानिंग कमीशन कहते हैं। 1950 में स्थापित हुआ और फिर इसकी जगह पर, है ना, 2015 में क्या आ गया? इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया। ठीक है, और पहले योजना आयोग का काम था क्या करना भैया? 5 ईयर प्लान बनाना। अब इसका काम है, तो एक तरह से, ठीक है, 5 ईयर प्लान पहले योजना आयोग बनाता था, अब नीति आयोग बनाएगा। हालांकि अंतिम स्वीकृति एनडीसी देता था, अभी भी देगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में स्थापित हुआ था, तो वो अलग है। तो ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन 1900। एक बात और कि जिस अधिवेशन में ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भैया उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। कौन अध्यक्ष था इसका? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर बात है? इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। चलिए, अच्छा, बाकी आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ये पहली बार अध्यक्ष बने थे। यहां पर सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बाकी ये लाहौर अधिवेशन 1931 में लाहौर में अधिवेशन नहीं हुआ था, कराची में हुआ था। मेरठ अधिवेशन 1946, ठीक है, वो एकदम बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, हाँ, और इधर रामगढ़ अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। ठीक है, कौन अध्यक्ष बना? अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। और उसके बाद 1945 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ और 1946 में जाकर अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो 1940 के बाद 1946 में अधिवेशन हुआ, तो ये एक लंबा टाइम पीरियड हो गया। और इस वजह से एक सवाल आता है कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे। निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था? ठीक, तो देखिए भैया, अगर हम आरबीआई की बात करें तो हम जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी?
1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी ना, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, आरबीआई की यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। किसकी दोस्तों? यंग हिल्टन आयोग की सलाह पर, यंग हिल्टन आयोग की सलाह पर, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक। और आप जानते हैं कि जब पहले गवर्नर बने वर्ष 1935 में, जो पहला गवर्नर बना उसका नाम क्या था? उसका नाम था आसबार्नी स्मिथ। क्या नाम था उसका? आसबार्नी स्मिथ, ठीक है, आसबार्नी स्मिथ। लेकिन आजादी के बाद सीडी देशमुख हुए, ठीक है। और आप जानते भी हैं कि आरबीआई का स्थापना भले 1 अप्रैल 1935 को हो गया था, बट इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, वो कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण जाकर हुआ है 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और ये भी है कि भैया वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है इसके? तो वर्तमान में 26वें गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास। कौन है भैया? शक्तिकांत दास है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ही तैयार करता है, ठीक है। तो एकदम शानदार 40 शानदार वाले क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और एकदम जबरदस्त तरीके से इसका पीडीएफ दोस्तों, है ना, होली के बाद जैसे ही पहले दिन, है ना, ऑफिस ओपन होगा 10 तारीख को, उस तारीख को आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे और कोशिश करेंगे अगर हो पाएगा तो हम खुद ही जो है ना, इसको कंप्रेस करके आपको भेज देंगे, ठीक है। बाकी होली का जबरदस्त ऑफर चल रहा है। कोई भी बैच हो आपका, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का, किसी प्रकार के फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। होली का ऑफर भी है। एसएससी के लिए जो भी एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच है, चयन बैच है, एसएससी एमटीएस का, सीएचएसएल का शौर्य बैच है, और इन पर भी होली 70 कोड लगाने पर 70% के बम्पर डिस्काउंट के साथ ले डालिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल, और हाँ, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंत तक सेशन को देखने के लिए। जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। हम बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।